दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मंजू नारायण जी, जिनको हम लोगों ने कोविड के दौरान फेसबुक लाइव पे बहुत सुना। वो बहुत फेसबुक लाइव करती थी, उनके जो गाने सुनाई देते थे तो वो लोगों में जो फेसबुक के ज़रिए लोगों तक पहुंचती थी। और कोविड में एक तरीके का जो माहौल था कि बहुत सारे लोग परेशान थे, तमाम तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे थे। उसमें मंजू जी जैसे जब कलाकार हौसला बढ़ाती थी तो बहुत सुकून मिलता था और बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो गई थी उस समय। लगातार उनके लाइव आते रहते थे और अभी भी उन पे इस बात का लोग कहते हैं कि भाई आपको लाइव आके करना चाहिए। इलाहाबाद की रहने वाली हैं, आज लखनऊ में हम लोग उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया मंजू जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी जो यात्रा है वो कैसे शुरू हुई संगीत की? देखिए शैलेंद्र जी, मेरी जो पैदाइशी है वो कानपुर देहात की है और मैं जहाँ पे मेरा जन्म हुआ पुखराया के पास एक जगह है सुल्तानापुर। लोग अक्सर सुल्तानपुर से कंपेयर करते हैं, लेकिन वो सुल्तानापुर एक गांव है जो कि उरई जो कालपी है, कालपी के उधर उरई पड़ जाता, बुंदेलखंड पड़ जाता है, इधर जो है वो गांव पड़ जाता है, पोखराए के पास, भोगनी के पास वो गांव है। वहाँ पैदाइश हुई। उसके बाद फिर वहीं से पास में एक और गांव था, अकबरपुर के पास एक गांव था मेरा ननिहाल। वहाँ पे मेरा पालन पोषण हुआ क्योंकि मेरे मम्मी पिताजी जो है ये था कि गाँव का काम कर, किसानी काम करते थे। तो मामा लोग जो है बड़ा शौक था तो मुझे 3 ही महीने को उठा के ले आए। तो जब मैं गाँव में आ गई, अपने ननिहाल में आ गई, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा जो है संगीत वहाँ पे महिलाओं के साथ, जैसे कि अब झिझिया हो रहा है तो उसमें जो है वो गाना शुरू कर देती थी। मेरी नानी जो है खुद चक्की पीसती थी और 4 बजे भोर में उठ जाती थी तो वो गाना शुरू कर देती थी। गाना अब मैं सोती हूँ जगती हूँ कान में पड़ रहा है। उसके बाद सावन आता था तो गाने होते थे। जब शादियाँ बारात आती थी तो हर मतलब अवसर में गाने होते थे। तो वो बचपन में वो गाने अंदर एकदम धीरे धीरे कहते हैं कि वो स्वभाव में आता गया। तो इस तरीके से मेरी ऐसी शौक जो है थोड़ा सा संगीत पे ऐसे शुरू हो गया। लेकिन सीखा आपने शादी के बाद? हाँ सीखा, शादी के बाद सीखा नहीं मैंने। मुझे ये पता भी नहीं था कि संगीत सीखा भी जाता है। अच्छा। मुझे पता भी नहीं था। मैं ऐसे गाने गाती थी गांव देहात के, वो भी खासकर बुंदेलखंडी गाने गाती थी क्योंकि उस समय एक चैनल आता था छतरपुर, हमारे यहाँ पकड़ता था। तो छतरपुर के जो भी गाने फोक आते थे वो मैं खूब गाती थी। रेडियो चैनल था? रेडियो, और खूब सुनती थी। उसके बाद फिर मैं रूरा एक जगह है कानपुर के पास है, वहाँ पे मेरे फादर घर और बनवा के वहाँ बिजनेस शुरू कर दिया। खेती किसानी उन्होंने छोड़ दी थी। तो वहाँ पे वो चैनल आता था तो मेरे पास रेडियो भी खरीद के दे दिया गया था कि भाई चलो इसको बड़ा शौक है। तो 9th में मुझे रेडियो मिला। तो जब 9th में रेडियो मिला तो मैं कान में लगा के उसको ऑन करके सुनती रहती थी जब पढ़ाई से समय मिलता था। जैसे खाना बना रही हूँ तो ऑन कर दिया तो वो सारे बुंदेलखंडी गाने जो हैं, और मैं तो इस तरीके से मेरा उससे ज़्यादा। लेकिन आमतौर पे परिवार रेडियो वगैरह कम देते थे बच्चों को कि पढ़ाई से उनका ध्यान न भटके। आपको हंसी आएगी, मुझे इतना शौक था, मुझे गाना सुनने का इतना शौक था। वो शौक भी एक इलाहाबाद की लड़की थी, उसका, मेरी दोस्त अनुराधा, उसका जो है फादर वहीं रूरा में पोस्टेड थे। तो वो फिल्मी गाने गाती थी। तो पहली बार मैंने उसके मुंह से फिल्मी गाने सुने तो मुझे लगा क्यों ना ये गाया जाए। तो उसको, उसकी वजह से फिर मैंने कहा रेडियो लाया जाए। अब मेरे फादर उस समय रेडियो कौन ला के दे, तो भाई अब पढ़ाई ही होती थी, पिताजी का नया नया बिजनेस था, इतने उनके पास रुपए पैसे भी नहीं थे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे सोने की बाली थी, मेरे मामा ने गिफ्ट करी थी। मैंने कहा इसको बेचो और मुझे रेडियो चाहिए। तो मेरे सोने की बाली बेच के रेडियो खरीदा गया और वो रेडियो फिर मैं इतना सुनती थी। शाम का खाना, शाम से मुझे सारे काम करने होते थे, बर्तन धोना, खाना बनाना, तो रेडियो में हमेशा आटा वाटा लगा रहता। तो फिर मैं रात में पढ़ाई वढ़ाई करके फिर रात में सोते समय रेडियो सुन के, तो जो काम करती थी उस समय मैं रेडियो सुनती थी। अच्छा। अब बाकी पढ़ाई, तो उस समय रेडियो पे गाने भी कम आते थे। फोक पे ही मेरा था। और हाँ, फिल्मी का वो जो एक शौक जगह, वो मोहम्मद रफ़ी के वो हमेशा विविध भारती में आते थे, तो वो लता मंगेशकर के गाने, किशोर कुमार के, आशा भोसले, वो एक जो है वो रेडियो से मेरा जो है एक संपर्क जब हुआ तो मुझे शौक जो है डेवलप हुआ। मतलब अगर देखें तो संगीत का ये जो शौक था रेडियो के जरिए परवान चढ़ा। हाँ, रेडियो बहुत बड़ा एक मेरा जो है योगदान था। फिर शादी के बाद आगे कैसे बढ़ा? फिर जब मैंने 12th किया, उसके बाद फिर मेरी शादी वादी की बात चलने लगी। लेकिन मेरी एक दोस्त थी जो अनुराधा नैनी की थी, उसने कहा अंकल जी आप इसको पढ़ाई लिखाई करवाइए, आप पढ़ने में ठीक ही ठाक है, अच्छी है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा ठीक है, दान दहेज वहाँ बहुत चल रहा था।
पिताजी मेरे अच्छे मतलब जागरूक थे और नए विचार भी थे उनके ख्यालात। उन्होंने हमको चैलेंज दिया कि बेटा अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तुम्हारा हो गया एंट्रेंस हो गया, तुम्हारा अगर वो हो गया एडमिशन हो गया, हॉस्टल मिल गया, तो मैं पढ़ा दूंगा। तो जब उन्होंने मुझे जवान दी तो आप कह सकते हैं कि 2 महीने तो मैंने ऐसी तैयारी करी, जी जान से ऐसी तैयारी करी, और फिर मेरा हुआ तो फिर मैंने वहाँ BA करने चले गई। उसके बाद भी फिर मुझे था कि IAS PCS जो वहाँ पे उस दौड़ में मैं शामिल हो गई। गाना वाना वो बिल्कुल ही पीछे था, और जैसे जो सहेलियाँ थीं, जो दोस्तें थीं, वो भाई चलो गाना सुनाओ, तो वही फिल्म के गाने, क्योंकि रेडियो से वो था तो रेडियो से जैसे मुकेश के गाने तो कुछ सुना देती थी, तो बस ऐसे। लेकिन वहाँ संगीत का कुछ भी दूर दूर तक मेरा वास्ता नहीं था। अच्छा, हाँ। फिर ये वास्ता जो आया आपका, ये कैसे आया? ये वास्ता फिर ऐसे आया कि जैसे मैंने BA किया और MA प्रीवियस किया था पॉलिटिकल साइंस में, और फिर मेरी शादी हो गई। और जिस घर में मैं शादी करके गई वो भी लव मैरिज ही थी, तो फिर भी मैं अपने फादर को, पेरेंट्स को बहुत मानती थी। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, अगर आप लोग एग्री होंगे तो करेंगे शादी, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मेरे फादर ने कहा कि ठीक है मैं लड़के से मिल लेता हूँ। जब शामिल मेरे हस्बैंड से जब मिले तो मेरे पिताजी बहुत इम्प्रेस हुए शामिल की पढ़ाई लिखाई और जो उनका बोलचाल, उनके जो संस्कार थे, बहुत इम्प्रेस हुए। तो मेरी जब शादी हो गई, शादी मैं करके गई और 1 ही साल के अंदर बच्चा हो गया। तो फिर ये हुआ, आप क्या किया जाए, पढ़ाई लिखाई किताबें लेके इधर उधर घूमते रहते थे। तो जिस घर में शादी करके गई वहाँ पे बड़ा माहौल था, संगीत का बड़ा माहौल था। जैसे कि मेरी जो ननद है वो उन्होंने सितार सीखा था, किसी ने कत्थक सीख रखा था, और किसी ने जो है वो ये प्रभाकर कर रखा था। तो इस तरीके से तो मुझे ये नहीं पता था कि संगीत सीख कर गाया सुना जाता है, मुझे दूर दूर तक मतलब इल्म भी नहीं था। लेकिन फिर मेरी सासू ने, माँ ने कहा कि इनको तो संगीत सीखना चाहिए। तब पर भी मैंने ऐसे, मुझे मन में लगा अरे संगीत सीखना चाहिए, संगीत क्यों सीखना, कोई सीखने की चीज़ है, इस तरीके की भाव आए। और वहाँ पे क्लासिकल सुना जाता था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था क्लासिकल, बल्कि बजता था तो मैं थोड़ा हंसने भी लगती थी कि ये क्या आ करके। लेकिन बाद में 4-5 साल में मेरे 2 बेटे हुए, 4-5 साल के बाद फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है, क्योंकि मैं पढ़ाई कर नहीं पा रही थी। जिस उद्देश्य से गई थी वो उद्देश्य मेरा पूरा नहीं हुआ था। तो फिर मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन में होने लगा कि मैं क्या करूं, अब तो मेरी लाइफ जो है खाली घर देखना, बच्चे देखना है, और कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोस्त थे, वो भी मेरे मित्र थी, वो सब भी छूट ही गई। तो फिर ये हुआ कि फिर मैं एक ध्यान में ये हुआ कि मेडिटेशन करूंगी तो शायद मुझे थोड़ी सी शांति मिलेगी। तो मेडिटेशन गई, श्री निर्मला माता जी का उसमें मैं ध्यान में गई, और जब रियलाइजेशन हुआ, उस जब कलेक्टिविटी में मैं गई तो वहाँ पे भजन चल रहा था। अच्छा। तो मेरे अंदर जैसे किसी ने बोला अंदर अंतरात्मा से कि गाना क्यों नहीं सीखती, गाना सीखो। बस उसके बाद आई, मैंने पतिदेव से कहा मुझे संगीत सीखना है। तो बेटे को भी संगीत सिखाने की कुछ बात चल रही थी। तो ये हुआ कि भाई चलो गाना सीखो। तो गुरु तो थे ही बहुत अच्छे, पंडित शांताराम कशालकर जी बहुत अच्छे गुरु जी हमारे थे। तो उन्होंने तो कहा कि ठीक है भाई, अगर बेटा भी सीखेगा तो माँ सीखे। तो इस तरीके से मेरी संगीत की शिक्षा प्रारंभ हुई। शुरू में तो वो नहीं सिखाए, शुरू में उनके एक शिष्य थे गोविंद जी, वो हमारे घर आते थे। तो उन्होंने ऐसे करके मुझे 2 साल सिखाया। उसके बाद फिर दादा ने हमको सिखाया। अच्छा जी, तो ऐसे ही आपका आगे बढ़ा? हाँ, तो फिर मैं ऐसे सीखने लगी, संगीत क्लासिकल सीखने लगी। और क्लासिकल सीखते सीखते फिर टैगोर टाउन में ही जैसे कोई वो क्लब वगैरह नहीं होता, तो उसमें फिर क्योंकि मेरी मदर इन लॉ उस संस्था की मेन जो है वो थी, सदस्य थी। तो मुझे जैसे कभी कभी सम्मान के लिए बुला लिया गया या कुछ गाने के लिए बुला गाना, तो ऐसे से करके थोड़ा जब वो लोग जान गए तो मुझे फिर खींचने लगी। तो इस तरीके से मेरा फोक पे थोड़ा सा क्योंकि रुझान होने लगा, क्योंकि उन्होंने कहा चलो जन्माष्टमी है तो ये मंजू गा देना, या कैलाश गौतम जी की रचना सुना देना, तो ये कर देना। तो मुझे उत्साहवर्धन होने लगा। तो संगीत क्लासिकल के साथ साथ फिर ये चलने लगा। अच्छा। हाँ, लेकिन हम ये है कि फोक के साथ साथ मुझे शौक था गज़ल गाने का। तो फिर गज़ल फिर हमारे और एक उस्ताद थे शमशाद अहमद हैं, शमशाद अहमद खान, जिसे उनसे फिर मैंने 3 साल ठुमरी दादरा गज़ल की शिक्षा ली। और इस तरीके से यात्रा चलती रही। करीब अब तो 20 साल हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गया मुझे संगीत के क्षेत्र में। तो जो क्लब वगैरह थे, फिर धीरे धीरे इलाहाबाद में नाम थोड़ा सा लोग जानने लगे, पेपर में नाम वगैरह आने लगा। तो और भी जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम मुझे मिलने लगे। तो इस तरीके से फिर NCZCC वहाँ का जो है सांस्कृतिक केंद्र है, तो फिर वहाँ पे जो डायरेक्टर से मैं मिली, ये हुआ कि बहुत अच्छे डायरेक्टर आए आनंद वर्धन शुक्ल जी। तो जब मैं उनसे मिली तो मैंने कहा कि सर मैं संगीत से जुड़ी हूँ और मैं ये कार्यक्रम यहाँ देना चाहती हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है,
आपका एक ट्रायल बेसिस पे वहाँ पे एक स्वरांजलि करके उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था, जो कि हर हफ्ते होता था। अच्छा। तो उन्होंने कहा स्वरांजलि में अपनी प्रस्तुति दे दो। तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन हम गज़ल गाना चाहते हैं। तो बोले गज़ल ठुमरी में ज़्यादा शौक था। तो बोले ठीक है मंजू जी, गज़ल तो हम आपकी सुनेंगे, हम उसके लिए अलग आपको मंच देंगे, लेकिन हमारा जो केंद्र है, सांस्कृतिक केंद्र, ये सिर्फ फोक को बचाने के लिए, बनाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए बनाया गया, तो इसलिए आपको फोक से जोड़ना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं कि एक फोक फिर हमको मजबूरी हो गई कि मुझे सीखना है। तो इस तरीके से फिर फोक में उन्होंने मेरा जो है प्रोग्राम कराया। फिर उन्होंने कई सारे सेलेक्ट हुए आप? हाँ, सेलेक्ट हुए। तो फिर मुझे कई सारे स्टेट में उनको भेजना था। तो ये हुआ कि फिर उन्होंने एक जो बहुत अच्छी लोक गायिका उस समय जो टॉप पे थी, उनको जो है संगीता श्रीवास्तव जी, अच्छा। उन्होंने उनके मतलब सुपरविजन में हम लोग को 4 महिलाओं का ग्रुप बनाया, कजरी ग्रुप बनाया। तो फिर उन्होंने बहुत सारे स्टेट में हम लोग को वो ग्रुप भेजा। तो ऐसे से करके तो फिर मुझे दिल्ली में, और ये जो है आपके जयपुर में, उदयपुर में, भोपाल में, पटना में, और लखनऊ में, बरेली में, बहुत जगह। तो फिर मुझे ये समझ में आया अच्छा ऑडियंस को कैसे पसंद है, ये पसंद है। और इस तरीके से गाने जो है, एक बेसिक जो शिक्षा फोक की तरफ मेरा रुझान हुआ। फिर वो ग्रुप बाद में जब सर गए तो वो ग्रुप भी हटा दिया गया। तो फिर मैं ऐसी सोलो अपना करने लगी। अच्छा, आपकी पहचान बनी गई थी फिर आप खुद? हाँ, इस तरीके से फिर मुझे महोत्सव वगैरह में, जैसे ये यहाँ पे हुआ था लखनऊ महोत्सव में नहीं, ये जो आपके इंदौर में वो लगता है कुंभ में, अच्छा। वहाँ भेजा गया, उज्जैन। हाँ, इस तरीके से फिर त्रिवेणी महोत्सव हुआ, और फिर रेडियो, दूरदर्शन, इस तरीके के। तो ऐसे एक जो है दिशा मिली, लेकिन वो फोक की ही चलती रहे। लेकिन शौक था तो ठुमरी, दादरा, गज़ल का बराबर वो हम अपना करते थे, क्योंकि वो मुझे शौक था। इस तरीके से क्लासिकल के साथ साथ मेरा इस तरीके से रुझान। आप कितनी बोलियों में फोक गाती हैं? देखिए, एक तो अवधी हो गया जी। हुआ ये कि देखिए, जब जहाँ पे मेरा पालन पोषण, मैंने बताया ना कि ये कानपुर देहात था। तो हम लोग के यहाँ की जो लड़कियां थी वो बुंदेलखंड में शादी, उनकी झांसी, उरई, ललितपुर, भिंड, मुरौना, उधर सब शादियां होती थी। तो वो जो लड़कियां इधर आती थी तो वो बुंदेलखंड का सारा कल्चर लेके आती थी। तो इस तरीके से बुंदेलखंडी हमारे मतलब कि कह सकते हैं कि वो बचपन से ही। और फिर छतरपुर जो चैनल सुनते थे, देशराज पटेरिया और मला पांडे, इन लोगों से बुंदेलखंडी आने लगा। जब यहाँ शादी करके आए तो यहाँ अवधी ही गाई जाती थी। तो रेडियो में भी अवधी, और हालांकि प्योर अवधी नहीं है, वो मिक्स जो है भोजपुरी ही है। हाँ, क्योंकि अइले गईले हो गया तो अवध में बाटई, खाबई, ऐसे करके इस तरीके से, तो वो मिक्स ही वहाँ चलता है। तो अवधी, फिर मुझे वहाँ पे अवधी, बुंदेलखंडी कोई सुनता ही नहीं था। लेकिन हमें क्योंकि बुंदेलखंडी भी थी, तो मैंने जब बुंदेलखंडी लोगों को समझा के गाया, तो फिर बराबर से उसको भी बहुत, हमारे दर्शकों ने बहुत उसको प्यार दिया। और मेरा एक बहुत अच्छा एक गारी मेरी बहुत पॉपुलर हुई है यूट्यूब चैनल में। अच्छा। इनकी पतली कमर, नाजुक बैया, धनुष कैसे तोड़े सैया। अच्छा। राम के लिए ये है। तो इस तरीके से बुंदेलखंडी, अवधी, भोजपुरी, तो आप दोनों कह ही सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं भाषाएं। छत्तीसगढ़ी ऐसे हुआ कि फिर वो जो बड़े बड़े क्लब थे वो मुझे मेरा प्रोग्राम वगैरह करवाने लगे। तो ये हुआ कि मुझे जो है पांडवानी करना था। एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम उन्होंने किया था कि हर स्टेट का उसमें एक झांकी दिखानी थी। तो मुझे उन्होंने बोला पांडवानी करो। तो मैंने कहा पांडवानी तो मुझे नहीं आती है, मुझे उनकी भाषा भी तीजन बाई माँ की, हाँ, मुझे नहीं समझ में आती है। तो वो उनको इतना भरोसा हो गया था, इतने प्रोग्राम हो चुके थे हमारे, तो उनको भरोसा था सभी वहाँ की जो क्लब की जो मेंबर्स थी या संस्थापिकाएं थी, उन्होंने कहा कि नहीं तुम कर सकती हो, प्रयास करो। तो फिर मैंने यूट्यूब से सुन के मैंने पांडवानी तैयार की। वो प्रकरण तैयार किया जिसमें कि कृष्ण समझाने जाते हैं। अच्छा। उनको, दुर्योधन को, कि भाई आप ऐसा करिए कि आप ठीक है, आप कुछ मत दीजिए, पांडवों को 5 गांव दे दो। ऐसे करके मैंने तैयार कर लिया। तो अब जब मैंने तैयार किया तो जो वहाँ की संस्थापिका थी, बहुत बड़ा एक प्रोग्राम होना था, तो उन्होंने कहा कि लेकिन पांडवानी में तो सबसे जो पॉपुलर है वो चीरहरण है, द्रौपदी का चीरहरण। तो मैंने कहा अरे, तो द्रौपदी का चीरहरण मैं कैसे करूं? तो बोले कि जब तुम ये कर सकती हो तो उसको भी प्रयास करो। तो फिर मैंने जब उसको उठाया तो फिर पहले तो 10 दिन खाली सुनने में लगा। सुनती रही, फिर चीज़ें समझ में आई।
जब लिखा, जब मैं ऐसे करके अपना तैयार करने लगी तो उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि जब वो जगह आए उसमें रोना था और तुरंत रो के तुरंत जो है अपने भाव बदलने थे। हाँ, तो अक्सर क्या हुआ कि जब मैं वाकई रोने लगी और फिर भाव ही नहीं बदल पाए, तो ऐसे काफ़ी दिन हो गए। तो मुझे लगा कि अगर मैं स्टेज पे गई, मैं रोने ही लगी तो फिर मैं कैसे चेंज होंगी। तो इस तरीके से फिर मेरी दोस्तों ने सुना तो उन्होंने कहा कि नहीं मंजू, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो, तुम ही कर सकती हो। इतना उन लोगों ने बूस्ट कर दिया हमको। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि 1 महीने हमने तैयारी करी दरवाज़ा अपना बंद करके, और उसके बाद जो है बस वो ले लिया था अपना वो जो तानपुरा नहीं, वो लिए रहती हैं, याद नहीं आ रहा अभी, तो लेके उसके बाद मैं शुरू हो जाती थी। तो ऐसे करके तैयारी करती रही, फिर आंसू भी आए, फिर चैन, तो करते करते काफ़ी दिन हो गए। मुझे तैयार हुआ तो एक दिन बाहर बेटा दूसरे कमरे में अपना कुछ काम कर रहा था, अचानक खटखटाने लगा। उसको लगा मम्मी सच में रो रही, क्या हो गया, घबराया करो, क्या हुआ बेटा। तो कह रहा मम्मी तुम ठीक हो। हम कहे क्यों, क्योंकि वो द्रौपदी का चीखने चिल्लाने की आवाज़, रोने की। तो हम कहे क्या हुआ बेटा, कहे मम्मी तुम अभी रो रही। तो हमने कहा बेटा एक्टिंग पांडवानी सीख रहे थे, कर रहे थे। तो कह रहा गुड एक्टिंग। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने जब प्रोग्राम शो होना था, 70-80 महिलाएं थी, और फिर भी मैं बड़ा घबरा रही थी पूरे गेटअप में, बाई के पूरे गेटअप में मैं आ गई। और जब मंच पे चढ़ी तो उसके बाद धीरे धीरे फिर शैलेंद्र जी, मुझे ये नहीं पता है कि मैं वो एक्ट खुद कर रही थी या कोई मुझसे करवा रहा था। और जिस समय रोना था तो वाकई मेरा गला एकदम रुन गया था, मतलब मैं शून्य थी, मतलब वो पूरा प्रोग्राम में मैं शून्य थी, मुझे कुछ होश नहीं था मैंने क्या किया क्या नहीं किया। और जब खत्म हुआ तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जो 80 महिलाएं थी सबके आंख से आंसू, वो वीडियो मेरे पास, सब रो रही थी, स्टैंडिंग ओवेशन। और जैसे मैं नीचे उतरी तो वो महिलाएं कह रही थी बैठो बैठो बैठो, तुम हो कौन। हम के क्यों, कहा तुम हो कौन, तुम थी कौन। तो मुझे लगा सच में वो सारी घटनाएं सच में हुई होंगी, जो कि कुछ ना कुछ कहते हैं कि उसका ईश्वर ने मुझे कुछ आशीर्वादित किया। फिर वो लोग जो है मुझे पांडवानी गायिका, वो पेपर में निकालने लगे पांडवानी गायिका। हमने कहा अरे भैया मेरा वो, तो ऐसे करके वो सीख लिया था। फिर पांडवानी का फिर उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम इस तरीके से और भी ऑर्गेनाइज हुए। तो अभी भी अगर पेपर में कुछ निकलेगा तो लोग गायिका पांडवानी गायिका लिखते हैं। हमने कहा ये अच्छा है। तो ऐसे करके फिर वो मैंने सीखा, और फिर बाकी जो है थोड़ा बहुत आपका राजस्थान आ गया। अच्छा। और इसी तरीके से ये जब वहाँ जाती थी तो उस टाइप की डिमांड होती होगी कि यहाँ राजस्थानी गाना है, ऐसा कोई डिमांड नहीं होती थी। ऐसा डिमांड नहीं होती है कि आप ये गाइए। जब आप मंच पे होती हैं तो ये होता है कि आप क्या सुनाना चाहेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने सुना दिया तो फिर ऐसे जब बड़े बड़े जैसे महोत्सव होते हैं या हमारे यहाँ सांस्कृतिक केंद्र में शिल्प मेला वगैरह हुआ, तो मुझे पता है जो वहाँ पे जो दुकान वगैरह लगा रहते हैं वो हर स्टेट से आते हैं। तो वो लोग भी देखिए खड़े हुए हैं। तो अगर उन्होंने कहा मैडम अच्छा ये आपका गाना हमने सुना, तो ऐसे मैं सुना देती हूँ। अच्छा। लेकिन ये है कि ऐसी चीज़ें थोड़ा सा सुनाती हूँ जो कि पब्लिक को समझ में आए। फिर वहाँ से आप निकल के जब फेसबुक लाइव में आई, सोशल मीडिया पे, इसका क्या अनुभव रहा? इसका अनुभव ये था कि फिर मैंने, क्योंकि मुझे रोज 1 घंटा लाइव आना था और मैंने ये ठान लिया था कि मेरे रोज आना है। तो क्या रीजन था इसका? इसका रीजन ये था कि एक तो बहुत अवसाद था, लोग जो है घरों के अंदर बंद थे, और ये था कि अब हम लोग से जोड़ा जाए। मेरा ये फर्ज है कि हम उतनी देर के लिए कम से कम हम जब लोगों से जुड़ेंगे तो एक कनेक्टिविटी हो जाएगी, वो हमसे कनेक्ट होंगे, और मेरा भी इसी बहाने रियाज होगा, मुझे भी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो जब हम ऑडियंस से जुड़ने लगे तो उधर वो लोग बहुत मतलब पसंद करने लगे। अवध क्षेत्र के बहुत सारे लोग जुड़े, और ऐसे से करके एक गाड़ी बहुत फेमस हुई उसी में। तो मुझे ऐसे नई नई चीज़ें मैं सीखती थी कि चलो, क्योंकि लाइव करने में तो रोज़ हम वही चीज़ें नहीं गा सकते हैं ना। हम एक ही गाना 4 ही गाना गाएंगे तो लोग नहीं सुनेंगे। तो हम बदल बदल के, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मेरी खुद की बहुत अच्छी तैयारी हो जाती थी। अच्छा। और फिर लोग बहुत, जैसे मैं आती थी लोगों का इंतज़ार करते थे कि अच्छा ये आएंगे। तो इस तरीके से एक जो वो साथ था, और कुछ अपना मैसेज भी मैं देती थी कि भाई घरों के अंदर रहिए, मास्क लगाइए, ये वो। तो बहुत वो फेस ये था कि जो लोग जुड़ते थे वो मुझे भी अच्छा लगता था, उनको भी शायद अच्छा ही लगा होगा। तो अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा अनुभव, बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार, बहुत फॉलोअर्स बढ़े उसमें। कितने लाइव शो किए होंगे? बहुत, अरे मान के चलिए 2-3 महीना तो, कितने लॉकडाउन जब हुआ था, पहला लॉकडाउन, 3 महीने तो वो लगातार हमने किया। और उसके बाद फिर बाद में भी करती रही, बीच बीच में
फिर गाने में डालती रही, बराबर करती रही, इधर लाइव छूट गया है। तो यूट्यूब आपने उसी दौरान बनाया? नहीं, यूट्यूब चैनल हमारा जो है, हमने एक एल्बम बनाया था, म्यूजिक एल्बम बनाया था। तो वो ठुमरी थी, वो चाहे मार डालो राजा चाहे काट डालो राजा। तो उस दौरान हमारा चैनल बना था। पहले भी फोक कुछ पड़े थे, लेकिन वो दूसरे लोग डाल देते थे। मेरे अपने जो है सॉन्ग वो दूसरे लोग डालते थे। जैसे अंशु जो है फोक सिंगर था, वो डालता था ऐसे करके। लेकिन हमारा उस समय चैनल बनना था, तो हमारे कुछ गाने, बुंदेलखंडी का भी एल्बम आया था 2-3 गानों का। तो मेरा चैनल था, उसमें लोगों ने कुछ मेरे पसंद किए थे, ऑडियंस थे, वो पोस्ट किया। हाँ। तो आप सिंगिंग भी करती हैं और उसमें एक्टिंग भी की है एल्बम में? खाली हाँ, सिंगिंग? नहीं, थोड़ा सा एक्टिंग का। मैं जैसे गाना गा रही हूँ, और जैसे मॉडल्स वगैरह भी हैं, तो उनका अगर कोई कहानी दिखाना है तो उनको दिखा दिया, और नहीं तो बैठ के हम गा रहे हैं। तो इस तरीके से कर लिया था। अच्छा जी। आगे क्या कुछ प्लानिंग है? आगे मैंने एक अपनी रजिस्टर्ड संस्था बनाई है, लोक उत्सव करके। अच्छा। तो लोक उत्सव करके उसमें मैं यही चाहती हूँ कि फोक से लोगों को जोड़ूं, नए बच्चों को उससे इन्वॉल्व करूं, और फिर लोक भाषाएं जो लुप्त हो रही हैं, जैसे कि अवधी और अवध का क्या चलन है, या मिर्ज़ापुर में, या बनारस में, या बिहार में, या ब्रज में, या बुंदेलखंड में, तो हर जगह का फोक थोड़ी धुनें कैसे चेंज हैं, कैसे क्या वो अपना भाव है, उस समय की जो संस्कृति लुप्त हो रही, जैसे कि सोहर हैं, वो जो संस्कार थे उन गानों में, उन गीतों में संस्कार थे। आज हमारे बच्चों को संस्कार पर्टिकुलर सिखाया जा रहा है, वो सीख भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी दौड़ है। हाँ, तो मैं वो सारे गाने गाती हूँ, जोड़ती हूँ सोहर से, गारी से, इन चीज़ों से। तो बहुत सारे लोग जो पुराने लोग हैं, जो कि उस दौर को छोड़ चुके हैं, तो वो बहुत कनेक्ट होते, कहते मुझे अपनी नानी दादी उनकी याद आ जाती है। और इसी तरीके से फिर वो अपने बच्चों को भी सुनाते हैं कि देखिए हम लोग समय में ऐसा था, ऐसा। तो कुछ चीज़ें जोड़ना चाहते हैं कि लोग जुड़ें, बच्चे जुड़ें, उसको समझें। तो मैं खुद, मेरा छोटा बेटा खुद भी मेरी सिंगिंग को बहुत पसंद करता है। वो खुद भी उसने ये लाइन, मतलब जॉब तो कर ही रहा है, लेकिन उसने सिंगिंग को परस्यू किया हुआ, हालांकि वेस्टर्न म्यूजिक परस्यू किया। तो इस तरीके से हम चाहते हैं, क्योंकि आप जिंदगी में कोई भी दौड़ कर लीजिए और किसी भी मुकाम में चले जाइए, लेकिन आपको एक समय या तो मेडिटेशन, अच्छा मेडिटेशन भी तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए भी तो आपको चाहिए ना कि किस तरीके से आपको अपने अटेंशन को, अपने चित्त को कैसे इन्वॉल्व करना है। और म्यूजिक है अगर, तो म्यूजिक आप सुन रहे हैं तो उतनी देर के लिए तो आपका ऑटोमेटिक ध्यान म्यूजिक में लगा। तो ये आगे आने वाले समय में आप समझ लीजिए, कोई भी आर्ट है, चाहे डांस हो या चित्रकला हो या सिंगिंग हो, कोई भी सिंगिंग का फॉर्म हो, इससे तो आपको योग है, जुड़ना ही जोड़ना पड़ेगा, न्यू जनरेशन को जुड़ना ही जोड़ना पड़ेगा। इसके बिना उनका जीवन कह सकते हैं कि फिर वही मशीनी टाइप की होकर रह जाएगी। अगर जीवन में संगीत नहीं है तो फिर भाव और आत्मा नहीं है, मतलब नीरस हो जाएगी लाइफ आपकी। कितना आप घूमेंगे, कितना खाएंगे, कितना पार्टियां करेंगे। पार्टियों में भी तो संगीत चाहिए, संगीत वहाँ भी चाहिए। तो कोई भी संगीत, अगर कोई भी रिदम आप पसंद करते हैं, तो आपको थोड़ा ठहर के आपको सुनना पड़ेगा। ठहर के आपको, भले आप ना गाइए, सिंगर मत बनिए, लेकिन आप जब उसको सुनते हैं तो आप मन में आपका मन उसके साथ रमता है। लेकिन आजकल जो फोक के साथ एक हो रहा है, आपने महसूस किया होगा कि सक्सेस जल्दी पाने के लिए तमाम दुअर्थी गाने या ऐसे गाने जो शायद हम परिवार के साथ बैठ के सुन नहीं सकते, उनका प्रयोग होने लगा। वो ज़्यादातर हो रहा है और वो बहुत गलत है, क्योंकि वही बात है कि जो कमर्शियल, जो पैसे बना रहे हैं और गंदे गंदे गाने पेश कर रहे हैं, कुछ ऐसा एक वर्ग है जो कि उसको पसंद करता है और कुछ ऐसा वर्ग है जो वो परोसता है। तो वो तो शुरू से चला आ रहा है, वो चलता भी आ रहा है, उसमें कोई सरकार रोक नहीं लगा सकती। लेकिन हमको क्या करना है कि हमें इसी बुराई के साथ साथ हमको अपनी अच्छाई दिखानी है। कोशिश करना है कि वो चीज़ें ख़त्म हो और अच्छी चीज़ें, अच्छी सोच डेवलप हो, अच्छा भाव डेवलप हो, अच्छा संगीत डेवलप हो। हमारे जो संगीत है इसको भी वो लोग पसंद करें, है ना, वो लोग पसंद करें। तो इस तरीके का एक समाज को डेवलप करना पड़ेगा। न्यू जनरेशन जो है, पढ़ लिख रहे हैं, जो अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, वो उसको पसंद करेंगे तो हम उसको गाएंगे। तो चीज़ें वो हैं, ख़राब हैं, लेकिन उसको हम ही जैसे लोग, आप जैसे लोग ही उसको जो है ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो आप जैसे आप कहती हैं ना कि आप अपनी पसंद का सुनाती है, कुछ आज हमारे दर्शकों को भी अपनी पसंद का सुना दीजिए। जी,
तो पहले तो मैं आपको बुंदेलखंडी सुनाती हूँ। जी। एक जो गाना मैं बचपन में ही मैं गाती रहती थी, वही बताया ना, जब रेडियो सुनने लगी तो मेरी जो अध्यापिका थी 9th-12th का क्लास लेती थी, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आता था, तो मुझसे अक्सर जब छुट्टी होती थी तो अक्सर मुझसे वो गाना सुनती थी। फिर वो गाना म्यूजिक एल्बम भी बना, सैया लई दे कर धनिया, वो बुंदेलखंडी में सुनाती हूँ। के सैया लई दे कर धनिया, मंगाई दे कर धनिया, मैं तो से बिरझी, बिरझी मतलब तुमसे हम जिद कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बिरझी मतलब एक शब्द वहां का है कि सैया लई दे कर धनिया, मंगाई दे कर धनिया, मैं तो से बिरझी, तो से बिरझी सैया, तो से बिरझी, तो से बिरझी सैया, तो से बिरझी, सैया लई दे के सैया लई दे कर धनिया, मंगाई दे कर धनिया, मैं तो से बिरझी। चंपा चंदा के घर वाले ऐसे मिले कमाऊ, चंदा चंपा के घर वाले ऐसे मिले कमाऊ, मोरी किस्मतें ऐसी फूटी मिले है खाऊड़ाऊ, वो तो देखन के हाय, वो तो देखन के चिकनिया, हाँ देखन के चिकनिया, मैं तो से बिरझी, तो से बिरझी सैया, तो से बिरझी, सैया लई दे के सैया लई दे कर धनिया, मंगाई दे कर धनिया, मैं तो से बिरझी। मैं तो सैया गाँव की गोरी, तुम हो बाबू शहरी, मैं तो सैया गाँव की गोरी, तुम हो बाबू शहरी, तोरे राज में ना मैंने एक बार करदनी पैरी, जब से आई हाय, जब से आई बन दुल्हनिया, हाँ आई बन दुल्हनिया, मैं तो से बिरझी, तो से बिरझी सैया, तो से बिरझी, सैया लई दे है, हाँ लई दे कर धनिया, मंगाई दे कर धनिया, मैं तो से बिरझी। तो ऐसे ही आप लोगों की पसंद की और अपनी पसंद की मिला के सुनाती रहती हैं। जी। और फिर ये बुंदेलखंड का हो गया, फिर जो है फिर अवध में एक गाड़ी है, वो इतनी फेमस, लोगों ने बहुत पसंद किया, देश विदेश में बहुत ज़्यादा पसंद की गई, तो वो गाड़ी मैं अवध से आपको जोड़ती हूँ। तो अवध में क्या होता है कि जो हम लोग के यहाँ बुंदेलखंड में कलेवा बोलते हैं, जब शादी के बाद लड़का आता है तो कलेवा खिलाया जाता है, तो वहाँ बुंदेलखंड में भी गाड़ी होती है, लेकिन अवध में गाड़ी फर्क हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि फिर मैं उसी स्टाइल में सुनाती हूँ आपको कि दूल्हे राजा खिचड़ी खाए बैठा है और गौवा जवार की 2-4 ठोट सड़वाइन औरती ने खट्टा बहन है कहा था, देखा बहनी गाड़ी वारी गाय दा नीक नाही लागत बा, बड़ा सुन लागत बा। तो में ठड़ मटकाई ओनला कहा है हमें नहीं आवत बा, बहुत दिन हो गए और कुल हमार नटैयो नहीं चलत बा। तो एक कहा था, अरे बहनी गौती हो ना, तो गाड़ी गाती हैं। तो गाड़ी क्या गाती हैं, अरे सुना सुना ये दुल्हा के सोहर परिवार सुना सुना, अरे सुना सुना ये दुल्हा के सोहर परिवार सुना सुना, सुना सुना ये दुल्हा के सोहर परिवार सुना सुना। कहा तो दुल्हावा तो बड़ा नीक है, लेकिन इनके माई अपने समय में हवा में बात करत रही। देखते कहा तो बहनी बतावा कैसे। तो कहा था कि माई हुई गई पुरानी चढ़ी रही जब जवानी, देवानंद के दीवानी सुना सुना। माई हुई गई पुरानी चढ़ी रही जब जवानी, देवानंद के दीवानी सुना सुना। जितेंद्र धर्मेंद्र दिलीप कुमार अमिताभ करे प्यार, जितेंद्र करे प्यार सुना सुना। अरे सुना सुना ये दुल्हा के सोहर परिवार सुना सुना। तो दुल्हावा कहा था खिचड़ी बाद में खा, मड़ाई से उठ के चला जा। तो एक थे कहा था सड़वाइन कहा था, अच्छा माई की बात सुन के बड़ा न्योर लागत बा, नून लागत बा। तो कहा तोहार बुआ कम रही इसका,
तो एक ठकाते बहनी बता दे, बुओ को हाल बता दे। तो कहा था कि बुआ गई जब दुकान डगर खड़े मिले प्राण जे हैं फिल्मों के डान सुना सुना। बुआ गई जब दुकान डगर खड़े मिले प्राण जे हैं फिल्मों के डान सुना सुना। तने आगे बढ़ी गुलशन ग्रोवर भी टाने अमेरी से कहे जान तोरे पापों का मान खूब बढ़ाई महिमान सुना सुना। सुना सुना ए दुल्हा के सोहर परिवार सुना सुना। और जब इतना सुनिस तो दुल्हावा मुँह फुलाए लिस। तो एक कहते अरे बहनियों के इनके बहनियों तो है, एक बहनियों का हाल बता दो। तो कहते देखा भाई बहनियों की बात जिन कहा से बहनी की बात सुन के भाई तुरंत जो है बाजू आजू बटोरन लागत काला टाइट कर लागत है। तो सड़वान कहता अच्छा ऐसी बात है। तो ये जो है छुटकवा ज्यादा उछरत है का भाई हम बताई। तो दूल्हा के साथ उसका छोटा भाई उसको गुस्सा लग रही थी। तो कहते छुटकवा ज्यादा उछरत है हम बताई थे। तो कहते बता दे बहनी। तो फिर सड़वाइन का कहा थी कि तोरे बहनियों का हाल जिनके गोरे गोरे गाल उनके इतना मजाल सुना सुना। तोरे बहनियों के हाल जिनके गोरे गोरे गाल उनके इतना मजाल सुना सुना। जब जाए कॉलेज वरुण धवन करे भेंट आमिर खान ओवरवेट सलमान हुए लेट शाहरुख खान और रखावे कलजवों का गेट सुना सुना। हाँ सुना सुना ये दुल्हा के सोहर परिवार सुना सुना। और जब ये सुना तो माहौल बहुत मतलब हो गया। हाँ बहुत तो तनाव में हो गया। तो जो है सड़वान बड़ी समझदार है। तो कहा था कि दूल्हा राजा काहे गुस्सा न तो गाड़ी तो अपन भारतीय संस्कार हमारे श्री राम भगवान गाड़ी खाए थे। और गाड़ी खवाई ही कहा था कि जब उन्होंने गाड़ी की गवाही मांगी थी सखियों ने। तो कहते हैं कि जब कृष्ण ने द्वापर युग में आए तो उन्होंने उन गोपियों को उस रूप में वर्ण किया, वो गाड़ी की गवाही उन्होंने मांगी थी। तो सड़वाइन का कहा थी के दुल्हा काहे गुस्सान गारी खाए श्री राम जे हैं जग के निधान सुना सुना। रामचरितमानस में लिखा है गारी वहीं से चली आ रही परंपरा। आज तो लुप्त हो गई, आज तो कोई गारी जानता नहीं है और ना कोई सुनना चाहता है। लेकिन इस तरीके से हम लोगों को जोड़ते हैं। तो दुल्हा काहे गुस्सान गारी खाए श्री राम जे है जग के निधान सुना सुना। गारी सारी का प्यार भारतीय संस्कार पाए दुल्हन औकार दुल्हा काहे गुस्सान सुना सुना। आ सुना सुना ये दुल्हा के सोहर परिवार सुना सुना। के सोहर परिवार सुना सुना। के सोहर परिवार सुना सुना। वाह। तो ये अवध में गाया जाता है, अवध का चलन है। और फिर गारी हर जगह गाई जाती है। फिर आपका अगर भोजपुरी में है तो वहाँ भी गाया जाता है। तो वहाँ पे भी ये सारी रस्में बिहार में बुंदेलखंड में अवध में ये जो रस्में हैं जो शादी ब्याह की और जो गारी है संस्कार है मुंडन ये सब ये एक जैसा है। बस धुने फर्क है और थोड़ा सा शब्द बदल गए हैं। तो वहाँ पे एक होता है माड़ो खुलाई का मैं गारी सुना रही हूँ। माड़ो खुलाई की एक रस्म होती है। तो उसमें ये होता है कि जो कन्या जहाँ बैठी होती है जब कन्या का दान किया जाता है तो वो कहते हैं कि वो भूमि जिसमें कन्या बैठी वो भूमि भी दान हो गई। तो वो भूमि वापस लेने के लिए समधी को बुलाया जाता है और कि आप माड़ो खोलिए अपना दान ले लीजिए। तो उसमें जो है समधी जो है नेक मांगता है और उसमें हंसी मजाक के लिए वो भोजपुरी में क्या गाती महिलाएं। अरे माड़ो की खुलाई समधी मांगे समधिनिया के। माड़ो के खुलाई समधी माड़ो के खुलाई समधी मांगे समधिनिया के। अरे मड़वा में भीड़ भय भारी हाय सिया राम के भजो। मड़वा में भीड़ भई भारी बड़ा रंगदार समधी। और लोटा न ले समधी थरिया न ले समधी। लोटा न ले समधी और थरिया न ले समधी। नाही ले है समधी बैलगाड़ी हाँ सिया राम के भजो हो। नाही ले है बैलगाड़ी हाय सिया राम के भजो।
इस तरीके से बिहार में थोड़ी सी धुनें बदल गई, और भी बहुत सारी अनगिनत गा रही हैं। तो ये जो जैसे फिल्मी था जिसमें आपने फिल्मी नाम लिए थे, हाँ। तो आपने अपने यहाँ लिखा था या पहले नहीं, ये से? पारंपरिक है। पारंपरिक अब ये है। पारंपरिक, ये वाचिक क्रिया के द्वारा एक के बाद एक पीढ़ी दर नाम जुड़ते पीढ़ी जाते हैं। जुड़ते गए, लेकिन ये आप नहीं पता लगा सकते किसको कहाँ किसने से लिखा। चलेगा। हाँ, तो और क्योंकि उस समय लिखने पढ़ने की हमारी जो दादी नानी वो लोग लिखती पढ़ती भी, ऐसा थोड़ा ना कि कलम लेके बैठी थी। बाद में शिक्षा वो शुरू हुई, सुन के आगे तो बढ़ती सुन गई। सुन के वो आगे, और बड़े लंबे लंबे, जैसे एक सोहर मैंने सुभद्रा का सोहर 2 पार्ट में है, उसमें है यूट्यूब चैनल में, तो वो इतना लंबा सोहर, इतना लंबा, लेकिन सोचिए वो सुन सुन के वो याद करके और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी एक ऐसे पहुंचता रहा। और अब तो खैर वाकई नई पीढ़ियों को जो चीजें थी जुड़ती रही। तो अभी तो नए गाने बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन वही पुराने जो चले आ रहे हैं वही, उनका भी टक्कर का कुछ है नहीं, कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मंजू जी के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हम आपको फिर मिलवाते रहेंगे मंजू जी से। वो लखनऊ आ गई हैं, तो हमारी मुलाकात थोड़ी जल्दी होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका जी, नमस्ते। और सभी दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार।